लोग बिहार विशेष से रिलेटेड प्रश्न देखेंगे। यह जो प्रश्न है जो सीडीपीओ का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बिहार से रिलेटेड उसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम लोग बिहार विशेष से रिलेटेड देखेंगे। यह प्रश्न 66 जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी का री एग्जाम, उससे रिलेटेड प्रश्न है तथा उन प्रश्नों पे भी हम लोग प्रकाश डालेंगे जो पूछे जाने की संभावना है। तो साथ में प्रीवियस को भी सॉल्यूशन करते चलेंगे। तो कह रहा है बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? ऑप्शन में है गया, पटना, भागलपुर और बोध गया। तो वो है शहर है, ये राजगीर है। अगर राजगीर के बारे में बात की जाए तो राजगीर ये आज एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में है। अगर राजगीर की बात की जाए तो क्या सिर्फ इस युग में है? तो आप पहले अगर बात की जाए महाजनपद काल में भी जिस तरह से इसे गिरिब्रिज के रूप में जाना जाता था, राजधानियाँ था, उस समय भी क्या था, राजगीर का उल्लेख है। अगर राजगीर के बारे में बात की जाए तो ऋग्वेद, अर्थवेद, वायुपुराण, महाभारत, रामायण, इन सभी में जिक्र किया गया है इस राजगीर का। और यहीं पर कहा जाता है राजगीर में एक जरासंध का अखाड़ा था, जहाँ पर कृष्ण को हराकर जरासंध मथुरा से द्वारका जाने के लिए मजबूर किया था। तो ये अपने आप में एक चर्चित है और देखने योग्य भी है। लोग आते हैं तो उसे देखने में जाते हैं। तो ये राजगीर के बारे में था। और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुछ बौद्ध संगीतियाँ जो हुई है ना, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो पहला बौद्ध संगीतियाँ आप देखेंगे 383 ईसा पूर्व में होगा, वह भी होगा राजगिरी में ही होगा। और 3 जो लगातार होंगे, राजगिरी, वैशाली हो गया और पाटलिपुत्र हो गया, ये तीनों बिहार में होने के कारण ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो बिहार से रिलेटेड प्रश्न हो जाते हैं। तो तीनों को ध्यान में रखना। पहला बौद्ध संगीत 383 में जो क्या होता है, अजात शत्रु के, जिसमें रहते हैं महाकश्यप के नेतृत्व में होता है। नेक्स्ट देखेंगे 2 में कह रहा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो राज्य तो बिहार था, लेकिन बिहार के किस गांव से वो थे? तो वो सिवान से थे। ये सिवान कहाँ पड़ता है? तो आप थोड़ा सा नज़र दौड़ाइए, पटना से जस्ट आप ऊपर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिवान हो जाएगा। सारण जो पड़ता है तिरहुत में, यानी सारण एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासकीय इकाई है वो सारण में आ जाएगा। सारण से जस्ट ऊपर सिवान आता है। तो वहीं पर इनका हुआ, पैतृक गांव हुआ। तो बिहार हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में और बात की जाए तो यह भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी रहे। प्रथम राष्ट्रपति के रूप में इन्हें ही चुना गया। जो कब से कब रहे थे? 1950 ईस्वी से 1962 ईस्वी तक यही रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब वो मरे थे 1963 में, तो सदाकत आश्रम है वहीं पर इनका बनाया गया था आश्रम। नेक्स्ट देखेंगे 30 में बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखिए ये बिहारी छात्र सम्मेलन क्या है, कब इसका उद्भव हुआ, किनके द्वारा किया गया? तो बिहारी छात्र सम्मेलन का जो 16वां अधिवेशन होता है वह होता है हजारीबाग में होता है। श्रीमती सरला देवी ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 ईस्वी में की थी। तो कौन है? श्रीमती सरला देवी के नेतृत्व में किया गया था। और इसका जो पहला सम्मेलन पटना कॉलेज में आयोजित किया गया था। बोला जाता है जब ये सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद काफ़ी बढ़ चढ़कर भाग लिए थे। उनके द्वारा और भी जो स्टूडेंट थे उस समय उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई थी। तो राजेंद्र प्रसाद ने बिहार छात्र सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। नेक्स्ट देखेंगे बिहार का चिरांद नामक पूरा स्थल का प्राचीनतम संस्कृति कहाँ है? तो ये चिरांद कहाँ, पहले ये जानेंगे। चिरांद है बिहार का सारण जिला, जो अभी हम लोग चर्चा किए थे। सारण जो सारण में पड़ रहा था, जहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्म हुई थी, उसी एडमिनिस्ट्रेशन में। तो हालांकि तो सारण में नहीं, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहाँ जन्म हुआ था? वह सिवान में हुआ था। सारण से जस्ट ऊपर आपको जैसे यहाँ पर है ना, यहाँ सारण, ये यहाँ पर हो जाएगा सिवान हो जाएगा, तो वहाँ हुआ था। तो यही सारण में चिरांद जगह है। और चिरांद में खुदाई से क्या हुआ, नवपाषाण युग की बस्तियों का पता चला है। आप छपरा, जो यूपी में, छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में डोरी गांव बाजार में जाएंगे तो वही 1962 ईस्वी में लगभग 2500 से 1345 ईसा पूर्व के नवपाषाण युग कालीन अस्थियां मिले हैं। काले चिरांद, मृद भांड ये प्राप्त हुआ है। तो यह भी ध्यान में रखेंगे, जिसमें काले चित्रित और मृद भांड होता है वो प्राप्त हुए। नेक्स्ट देखेंगे 32 में देखेंगे बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो बाबा ठाकुर है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो ये बाबा ठाकुर करते हैं रामकृष्ण मिशन की सोसाइटी की स्थापना। पटना का जो शाखा होता है यही करते हैं। अब रामकृष्ण के बारे में थोड़ा सा बात किया तो यह किनके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो याद करिए, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा किया था? स्वामी विवेकानंद। वही स्वामी विवेकानंद जो 22 से 23 वर्ष की उम्र में गेरुआ वस्त्र धारण कर क्या करते हैं, वह विदेश यात्रा पर निकलते हैं। और कहाँ पहुँचते हैं? विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में पहुँचते हैं। और एक अमेरिकी प्रोफेसर के रिक्वेस्ट से उन्हें बोलने का मौका मिलता है। जब वो बोलते हैं, जैसे ही बोलना स्टार्ट करते हैं, मेरे अमेरिकी प्यारे भाई और बहनों, पूरा जो असेंबली होता है वह तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज पड़ता है। वहीं के बाद उनको काफ़ी वहाँ नेतृत्व मिलता है। वो आइकॉन साइक्लोन मीडिया कहकर, वहाँ की जो मीडिया है उनको साइक्लोन हिंदू कहकर पुकारती है। फिर वो 1896 ईस्वी में कलकत्ता में एक जगह होता है, वहीं पर ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। और उसी का जो है जो एक शाखा जो हम लोगों ने देखा कि बाबा ठाकुर पटना में की सोसाइटी, तो रामकृष्ण मिशन की सोसाइटी। और ऑप्शन में देखिए एक सोशल सर्विसेज लीग है, इसकी भी चर्चा हम लोग कहते हैं। एक सेवा समिति और सेवा सदन भी था। जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री, सेवा सदन क्या था? सेवा सदन वही था जिसमें बहराम जी मालवारी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसमें विधवाओं को, महिलाओं को,
काफ़ी उसको लेकर उत्थान की बात की गई थी, खासकर विधवा विवाह को लेकर, जो बालिका विवाह था, काफ़ी उन्होंने जोर दिया। इन्हें दादा भाई का राइट हैंड्स कहा जाता है। किन्हें? यह बहराम जी मलावरी को, जो सेवा सदन जिनके द्वारा स्थापना किया गया था। तो सेवा समिति है, एक सोशल सर्विसेज लीग के भी हम लोग करे थे, जो 1911 ईस्वी में किनके द्वारा? नारायण मल्हार जोशी यानी NM जोशी के द्वारा चलाया गया था। इसे सोशल सर्विसेज लीग मुख्य रूप से जो सोशल सर्विसेज लीग था, जो स्थापना किया गया था अकाल, महामारी, बाढ़ एवं अन्य आपदाओं से निपटने के लिए पीड़ित लोगों को राहत करने के लिए MN जोशी द्वारा क्या किया जाता है? ये किया जाता है नारायण मल्हार, जिसको N से नारायण, M से मल्हार जोशी द्वारा ये स्थापना किया था। वहाँ चर्चा भी किए थे। और अगर NM जोशी की बात हुई है तो एक और भी आता है, ये अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में इनका योगदान आता है। लाला लाजपत राय कैसा करते हैं, वो अध्यक्ष करते हैं। फिर उसका भी कहानी आगे देखेंगे किस तरह से वो लाला लाजपत राय जब बनते हैं, किसका 1920 ईस्वी में MN जोशी और लाला लाजपत राय अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद फिर उसमें भी विघटन होता है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन हो जाता है, जिसमें NM जोशी और BB गिरी अलग हो जाते हैं। फिर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से भी क्या हो जाते हैं, उसमें भी फूट पड़ता है 1931 ईस्वी में, जिसमें क्या होगा कि ये रणदीपे और देश पांडे अलग होकर लाल ट्रेड यूनियन बनाएंगे। फिर आप देखेंगे आगे 1938 में सब एक हो जाता, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी जो उससे अलग होकर बने थे, लाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी, फेडरेशन भी कानपुर अधिवेशन में। तो ये आ गया ऑप्शन में, तो इसलिए हम लोग चर्चा यहाँ पर कर लिए। नेक्स्ट देखते थे में स्वतंत्रता पश्चात भारत का प्रथम राज्यपाल कौन था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम राज्यपाल, इसकी चर्चा हम लोग इससे पहले के बिहार सीरीज में भी किए थे। हम लोगों ने देखा था कि जो स्वतंत्र भारत के बिहार के जो क्या थे मुख्यमंत्री थे, वह श्री कृष्ण बाबू थे, जो कब रहे थे 1947 से 1961 ईस्वी तक रहे थे। उन्हीं के करीबी जो थे अनुग्रह नारायण सिंह, जो उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, और उनके पास क्या था, वित्त मंत्री भी था, वो भी हम लोगों ने देखा। और स्वतंत्र भारत के राज्यपाल भी वही जयराम दास दौलत राम बने थे, 1947 से 48 के बीच में बने थे। तो श्री कृष्ण सिंह के बारे में वहाँ हम लोगों ने देखा था किस तरह से उनका जो शेखपुरा के मौर है, वहाँ उनका पैतृक गांव था, ननिहाल नवादा की तरफ था। आप शेखपुरा के बरबीघा पे चौक पे जाएंगे तो वीर कुंवर सिंह, ये श्री कृष्ण सिंह का मूर्तियाँ भी लगा हुआ है। तो ये था कुछ हम लोगों ने वहाँ देखा था। 34 में देखेंगे 2011 में बिहार के कितने जिले 10 लाख से कम जनसंख्या। तो पहले बिहार के बारे में पूछा 10 लाख, तो 10 लाख से बिहार में जो 3 ऐसे हैं जो 10 लाख से कम है। पहला पटना, 10 लाख से कम जनसंख्या है ना, तो पटना तो 10 लाख से अधिक है, तो 10 लाख से 3 है, 10 लाख से कम जनसंख्या वाले वो 3 हैं। तो वो 3 कौन कौन हो जाएंगे? एक हो जाएगा शेखपुरा, शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या 6 लाख समथिंग। उसके बाद शिवहर हो जाएगा, शिवहर में भी कम जनसंख्या 6 लाख समथिंग। उसके बाद है अरवल, तो शेखपुरा, शिवहर और अरवल में भी 6,99,000, बाकी सब 10 लाख से ऊपर है। लखीसराय में भी 10,000 आता है। तो इस तरह से ये 3 है। तो ये भी ध्यान में रखना कि 50 लाख से ऊपर वाले जनसंख्या कौन है, तो 50 लाख से ऊपर वाले 2 ही हैं, एक पूर्वी चंपारण 50,99,000 और पटना 58 लाख समथिंग है। तो ये ध्यान में रखना। अगर बिहार की टोटल जनसंख्या की बात की जाए तो 10,40,99,452 ये टोटल क्या है, बिहार की जनसंख्या है। और यह भी ध्यान में रखना कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो आपको देखने को मिल जाएगा जनसंख्या घनत्व में तो सबसे अधिक शिवहर है, 1880 है। अगर पूरे में बात किए तो पटना ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या में। और इस जनसंख्या में से शिवहर सबसे कम जनसंख्या तो वह शेखपुरा में है। लेकिन जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वह शिवहर में हो जाएगा। शिवहर में पूरा 1880 जनसंख्या घनत्व है, आप सोच सकते हैं, है ना। तो अंतर यही है कि क्षेत्रफल कम होने के कारण आबादी ज़्यादा है, इसके कारण जनसंख्या घनत्व, क्योंकि जनसंख्या घनत्व से ही, जनसंख्या से ही तो भाग दिया जाता है, तो जनसंख्या घनत्व निकलता है। उसके बाद साक्षरता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर बिहार की साक्षरता की बात की जाए तो बिहार की जो साक्षरता है वह कितना है, वह 71.20% पुरुष की साक्षरता और महिला की साक्षरता 51.50 है। ये आपका टोटल बिहार की साक्षरता 21.80 है। तो यह ध्यान में रखेंगे, यह अंतिम पायदान पर है बिहार की साक्षरता। तो ये भी ध्यान में रखेंगे तथा ये भी जानेंगे कि जो किशनगंज और सहरसा है, जो महिला ग्रामीण साक्षरता दर में सबसे नीचे स्थान पर भी इनका पायदान आता है। सबसे अधिक साक्षरता रोहतास में पुरुष और महिला दोनों का, सबसे कम जनसंख्या साक्षरता वह पूर्णिया है। पूर्णिया कहाँ पड़ता है, ये पूर्णिया जो है एक ये प्रशासकीय प्रमंडल है ना, जिसे एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग कहते हैं, पूर्णिया में पड़ जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जो है महिला साक्षरता दर है वो पूर्णिया में ना होकर सहरसा कोसी में चले आएगा। तो ये था बिहार के अनाज प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक क्या होता है। ये जो अनाज है बिहार में उस किसका उत्पादन सबसे अधिक होता है, चावल का, गेहूं का। तो देखिए अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा होता है चावल का खेती होता है। अगर चावल की बात किया तो चावल का कहाँ होता है, लेकिन यहाँ पर है कि अनाज किस मतलब बिहार
में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो अभी तत्काल में आपको पता होगा कि बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है, तो आप उसके आधार पर 35 को मार सकते हैं, यानी कि गेहूँ, क्योंकि गेहूँ के क्षेत्र में क्या हुआ है, कृषि कर्मण पुरस्कार हुआ है, तो इसका जो प्रतिशत अभी है, जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है, ये अधिक है, क्योंकि अच्छे उत्पादन ज़्यादा है, उत्पादन के क्षेत्र में कृषि कर्मण पुरस्कार दिया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे। गेहूं नहीं होना चाहिए, मक्का हो जाएगा। प्रति हेक्टेयर है ना, प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है, तो हाल ही में देखेंगे मक्का, क्योंकि मक्का हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान में दीजिएगा, प्रति हेक्टेयर में क्या हो जाएगा, वो मक्का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि बिहार के किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन। अब आपके माइंड में होगा कि प्रति हेक्टेयर मक्का का है तो कितना है, तो देखिए मक्का की बात की जाए तो 38.46 लाख मैट्रिक टन है इसका उत्पादन है, जो 2019-20 में इसका उत्पादन रहा, जो राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक है। इसके कारण ये हुआ। गेहूं का तो और भी राज्यों में अलग है, लेकिन जो मक्का का उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ रहा, पूरा बिहार नहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी रहा, इसके कारण तो स्पष्ट मक्का हो जाएगा। और भी देखा जाए तो कृषि कर्मण पुरस्कार भी इसके क्षेत्र में अभी हाल ही में मिला है, हालांकि 17-18 का ही कृषि कर्मण पुरस्कार है, लेकिन जो अनाउंसमेंट किया गया 2020-21 में मिला है। तो आगे चर्चा उसकी करेंगे। बिहार में मछली उत्पादन के लिए अग्रणी जिले कौन से हैं? तो मछली उत्पादन के लिए जो अग्रणी जिला है वह मधुबनी और दरभंगा, और मधुबनी अभी टॉप किया है, हालांकि 2021 का डाटा देखेंगे, टॉप पर लगभग 76.86 लाख टन उत्पादन किया है, हालांकि वो खपत की तुलना में कम ही है, लेकिन टॉप पर है। और दरभंगा में भी है। दरभंगा में तो मछली पालन के साथ साथ में फ्लोटिंग बिजली भी वहाँ लगाया जा रहा है, 1.6 मेगावाट की बिजली उत्पादन की भी बात कर रही है। तो हो सकता है आपको ये मिल जाए कि मछली पालन के साथ साथ में सौर ऊर्जा का मतलब उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र अग्रणी है, तो दरभंगा में इस पर काम चल रहा है, इतना बोला गया 1.6 मेगावाट का। 37 में देखेंगे बिहार क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी? तो बिहार में जो दालें उगती है शीर्ष श्रेणी के, वह चना ना होकर मूंग और मसूर सबसे ज़्यादा होता है उत्पादन के क्षेत्र में। बिहार में गन्ना उत्पादन के अग्रणी जिला कौन सा? और आपको ये भी ध्यान में रखिए, देखिए आ ही गया गन्ना अग्रणी में, वो पश्चिमी चंपारण होगा। पश्चिमी चंपारण क्या है, मतलब ये उत्पादक क्षेत्र भी है, इसमें बात की जाए तो यह तो गन्ना के साथ साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना होगा, यहाँ उच्चतम कोटि का बासमती चावल एवं गन्ने के उत्पादन के लिए पश्चिमी चंपारण यह काफ़ी प्रसिद्ध है। पश्चिमी चंपारण यही आप देखेंगे तो आपको इधर पश्चिमी चंपारण, नीचे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, इधर सीतामढ़ी, इधर शिवहर, इधर मुजफ्फरपुर और नीचे वैशाली मिल जाएगा। ये है प्रमंडल पश्चिमी चंपारण का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, और आपको यह भी ध्यान में रखना, जो मसूर की है वो रबी के साथ उगाई जाने वाली फसल है मसूर। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर संचित क्षेत्र है? तो बिहार में कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर नहर से सबसे अत्यधिक संचित किया जाता है? प्रश्न अच्छा है, तो हम लोग देखेंगे। पहले ये जान लेंगे कि जो बिहार में नहर सबसे ज़्यादा जो सिंचाई किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें तो हो जाएगा सबसे अधिक नहर संचित रोहतास हो जाएगा, क्योंकि रोहतास से भी हम लोग उपजाई। तो देखा जाए पूरे बिहार की बात की जाए, पहले भौगोलिक क्षेत्रफल कितना उस पर नज़र डालते हैं। तो भौगोलिक क्षेत्रफल बात की जाए 44,163 वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर में 100 हेक्टेयर। तो ये है इस तरह से, यानी 63% भूमि पर बिहार में सिंचाई उपलब्ध है। और उन 63% में किनका कितना योगदान है? तो नहरों से सबसे ज़्यादा योगदान है 27%, नलकूपों का, नहरों से ज़्यादा नलकूप होगा, नलकूप का 61% योगदान है, और तालाब और अन्य छोटे छोटे चीज़ का 11%। तो ये ध्यान में रखेंगे डाटा। तो यहाँ हम लोग को प्रश्न पूछा गया कि सबसे अधिक नहर संचित क्षेत्र, तो वह हो जाएगा रोहतास हो जाएगा, है ना। और 63% भूमि में लगभग वही 47.94 लाख हेक्टेयर आ जाता है। 40 में देखेंगे बिहार के वे जिले कौन है जिसमें 2001-11 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? तो महिला साक्षरता दर हम लोगों ने जाना कि सबसे ज़्यादा साक्षरता बिहार की कहाँ है, तो हम लोगों ने देखा पहले साक्षरता दर बिहार की, तो वह 61.8% हम लोगों ने देखा। पुरुष की साक्षरता कितना था, उसमें कितना था 71.20 पुरुष की साक्षरता, महिला की साक्षरता 51.50, यानी 71-51, ये ध्यान में रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो था रोहतास में हम लोगों ने देखा कि 73.37% साक्षरता था। न्यूनतम साक्षरता पूर्णिया में 51% देखा। यह हम लोगों ने देखा कि पुरुष महिला की साक्षरता तो रोहतास में जरूर है, लेकिन जहाँ सबसे कम साक्षरता पुरुष की, वहाँ साक्षरता पूर्णिया में कम है, लेकिन सहरसा में महिला की साक्षरता दर सबसे कम है। और अब हम लोग को प्रश्न पूछा गया सबसे कम ग्रामीण साक्षरता, तो वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? किशनगंज में मात्र 56.3 और सहरसा में 41% ये डाटा ध्यान में रखेंगे। 40 के बाद हम लोग 41 में आते हैं। कह रहा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था का विकास दर 2018-19 में कीमतों पर क्या रहा? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब हम लोग से पूछ रहा है कि जो विकास दर रहा वह क्या रहा। अब देखिए, तो 18-19 में, तो 18-19 में जो विकास दर है वह लगभग 10.53% रहा था, लेकिन फिर 18-19 में तो 10 पॉइंट बोल दिए ना, 10 पॉइंट नहीं कहिए, है ना, 15.1% रहा था। अगर 18-19 की बात की जाए
18-19 विकास दर है ना, नहीं 10.53% बिल्कुल राइट है, वो रहा था वर्तमान मूल्य रहा था उस समय बिहार का। तो ये देखेंगे कि विकास दर 18-19 में कितना रहा, वह रहा 10.53% रहा। अब पूछ रहा है कि अगर वर्तमान में हम लोग देखेंगे कि वर्तमान में विकास दर क्या रहा, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा 2020-21 में जो क्या रहा, जो मतलब वृद्धि हुआ, किस में वृद्धि हुआ, विकास दर में, वह 2.5% रहा। तो यह ध्यान में रखेंगे। जीएसडीपी का कितना रहा, हुआ 2.5% रहा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन प्रश्नों को आप ध्यान में रखेंगे कि कितना वृद्धि रहा, वह रहा 2.5% जीएसडीपी का। तो प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद तो ये पूरा सकल घरेलू यानी जीएसडीपी का 2.5% विकास दर रहा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अब 2.5 रहा तो बढ़कर क्या हो गया, अब मान लेते हैं कि 19-20 में 5.74 था, 2.5% वृद्धि हुआ, तो उसके अनुसार आप पता लगा सकते हैं। उसके बाद हम लोग को और भी डाटा याद रखना है कि अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, जैसे क्या करना है कि जो जीएसडीपी है 2020-21 में बिहार का जो जीएसडीपी है वह कितना है। तो अगर जीएसडीपी की बात की जाए वर्तमान मूल्य पर, तो 6 से 18.63 हज़ार करोड़ ये जीएसडीपी हो गया। और बात की जाए बिहार की कि एनएसडीपी, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएसडीपी बात की जाए तो 566.47%। देखिए जीएसडीपी एनएसडीपी में यही होता है कि एनएसडीपी में घर में जो उत्पादन होता है वो सभी वस्तुओं को इंक्लूड किया जाता है, और जो एनएनपी निकलता है उसमें क्या होता है, जो सब्सिडी सरकार देती है और प्लस जो पैसा इस क्षेत्र में रह रहे हैं विदेश में जा रहा है उसको माइनस कर दिया जाता है। तो ये अंतर इसमें देखने को मिलता है। तो जीएसडीपी का जो है हम लोगों ने देखा कितना हज़ार करोड़ है वर्तमान मूल्य पर, 618.63 हज़ार करोड़, और एनएसडीपी पर नेट नेशनल पर 566.47%। और यह भी ध्यान में रखना कि प्रति व्यक्ति जीएसडीपी पर आय कितना है, तो 50,555 ये प्रति व्यक्ति पर है, और एनएसडीपी पर प्रति व्यक्ति आय कितना है, वह 46,292। देखिए अगर आप इकोनॉमिक्स देखेंगे तो ये टर्म समझ में आ जाएगा कि जो जीएसडीपी होता है एनएनपी में क्या अंतर होता है। क्योंकि जीडीपी में क्या होता है कि घरेलू सीमा के अंदर उत्पादन सभी वस्तुओं और उत्पादों का जो मौद्रिक मूल्य होता है वो सभी आता है। लेकिन जब एनएनपी निकलता है तो उसमें जो विदेश वाला रहकर उस क्षेत्र में काम कर रहा है तो उसका पैसा उसमें घट जाता है, और विदेश वाला जो होता है उसमें जुड़ जाता है, फिर सब्सिडी अनुदान ये सबको उसमें इंक्लूड किया जाता है, जिसके कारण ये प्रभाव है कम अंतर का। तो ये हम लोगों ने ये चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखेंगे, तथा यह भी जानेंगे कि 2020-21 का सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्र का कितना हिस्सा रहा। तो जीएसडीपी में विभिन्न क्षेत्र का क्या हिस्सा रहा, थोड़ा सा उस पर भी नज़र डाल लेंगे। जैसे प्राथमिक क्षेत्र का 19.2%, प्राथमिक क्षेत्र याद है ना, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, जिसमें प्राथमिक में कृषि पशुपालन, द्वितीयक में निर्माण विनिर्माण, और तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आ जाता। तो वो ये कृषि क्षेत्र का 9.2% और द्वितीय क्षेत्र का 9.5%, और जो तृतीयक क्षेत्र है वह उसका रहा था 61.2%। तो ये ध्यान में रखेंगे, सबसे ज़्यादा तृतीयक क्षेत्र का ही रहा है। नेक्स्ट देखेंगे बिहार राज्य का सकल घरेलू जीएसवीए में कृषि और संबंध क्षेत्रों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जीएसवीए होता क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है जिसमें प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक तीनों के मूल्यों का निर्धारण जो किया जाता है एक साथ, वही जीएसवीए होता है। तो जीएसवीए जो था उस समय कितना था, अगर बात की जाए तो उस समय तो था आपका 19% से कम था, कितना था, लगभग शायद 20% के आसपास में था जीएसडीपीए। तो एक बार आप देख लीजिएगा, हाँ 22% था, है ना, 20 से ऊपर था, 22% था जीएसडीपी। लेकिन अगर हाल का लेटेस्ट डाटा देखेंगे तो आपको 19% देखने को मिल जाएगा 20-21 का। तो ये था जीएसबीए भी हम लोगों ने समझ लिया कि क्या होता है, जिसमें प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्र को इंक्लूड कर जो निकाला जाता है वही ग्रॉस वैल्यू एडेड कहलाता है, मूल्य सकल मूल्य वर्धित जिसको हम लोग कहते हैं, राज्य सकल मूल्य वर्धित। नेक्स्ट देखेंगे 2019 में बिजली क्षमता का उपलब्धता क्या था। देखिए 2019 की बिजली क्षमता की बात की जाए तो 18-19 में 47-67 मेगावाट था, और तो 19 है, और उसके बाद वही बात की जाए ये 18-19 में, और 19-20 में बात की जाए तो वह कितना बढ़कर हो गया, 60-771 मेगावाट हो गया, और 20-21 में 64-22 मेगावाट ये हो गया। तो ध्यान में रखेंगे बिहार में जो बिजली की क्षमता है वह कितना हो गया, अभी 20-21 में 64-22 मेगावाट हो गया। और ये 17-18 का डाटा है, 18-19 का है। किस खदान के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। अभी हम लोग चर्चा किए थे कृषि से जब आ गई थी कि जो बिहार में क्षेत्र की दृष्टि से मतलब दालें कौन सी है पाई जाती है, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि मसूर है और एक मूंग है। उसी में से हम लोगों ने देखा था कि जो हाल ही में है, एक और भी प्रश्न आया था कि किस क्षेत्र में प्रति उत्पादन सबसे ज़्यादा रहा, तो 38 पॉइंट समथिंग लाख टन जो मक्का के क्षेत्र में अत्यधिक पूरे विश्व भर में उत्पादन रहा, उसके लिए सबसे ज़्यादा उत्पादन रहा इसका। और बिहार के जो कृषि कर्मण पुरस्कार हुआ किसके क्षेत्र के लिए मिला, वह आपको गेहूं के साथ साथ में
जो था मक्का को भी इसमें इंक्लूड किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है, अगर आप एसएससी का डाटा उस बीपीएससी का जो डाटा जो आंसर की दिया था उसमें गेहूँ दिया था, तो गेहूँ मारेंगे, बिल्कुल सही हुआ। तो कृषि कर्मण पुरस्कार सबसे पहले जो बिहार को मिला है वह कब मिला? वह 2011-12 में चावल के लिए मिला है। और कितनी बार? 5 बार कृषि कर्मण। दूसरा बार मिला है 2012-13 में मिला गेहूँ के लिए। उसके बाद 2 बार मक्का के लिए, 17-18 में, 16-17 में भी मिला, 15-16 में भी मिला है, और 16-17 में भी मिला, और 17-18 में फिर से गेहूं के लिए, जिसमें मक्का को भी इंक्लूड किया गया था, तो गेहूं के लिए फिर से मिला, तो ही कुंवर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कुंवर सिंह जगदीशपुर कब प्रविष्ट किए थे? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगर वीर कुंवर सिंह बात किया है तो 1857 का क्रांति का नेतृत्व किए थे। वही जब नेतृत्व करते हैं, आपको याद होगा कि जो पहला क्रांति होता कब होता? 25 जुलाई 1857 को दानापुर में यहाँ की सैनिक टिकरी विद्रोह करता, और विद्रोह करने के बाद वो गंगा नदी पार कर आरा पहुंचता है, और वहाँ का नेतृत्व कौन करते हैं? यही वीर कुंवर सिंह करते हैं। और फिर वहाँ में जेलों को तोड़ा जाता, कैदियों को छोड़ा, कैदियों को निकाल लिया जाता, उसके बाद और भी ये ऊर हो जाता है, और वही लड़ते लड़ते फिर दोबारा फिर वो कब जुते हैं? 27 जुलाई 1857 को आरा में विजय प्राप्त करते हैं। फिर वो क्या होते हैं? अंततः जब जगदीशपुर पहुँचते हैं, कब? वही 22 जुलाई को, तो वह फिर से अंग्रेजों को हराकर जो वहाँ का जो झंडा लगा हुआ था ब्रिटिशर्स, उस झंडा को उतार कर, और वो उस समय घायल अवस्था में होते हैं, तो 22 जुलाई को प्रविष्ट करते हैं जगदीशपुर में, और 23 जुलाई को वो अपने महल में जाते हैं, और उसके 2-3 दिन बाद उनकी 26 अप्रैल तक मृत्यु हो जाती है। यही है उनका। अगर इनके बारे में बात किया जाए तो ये काफ़ी वीर योद्धा और सशक्त और धैर्यवान थे। इनके बारे में ब्रिटिश खुद, जो ब्रिटिश एक अफसर था, इनके वीरता का उल्लेख किया है कि इतने उम्र में भी इतने धैर्य, साहस और लड़ने वाला तो शायद ही कोई पुरुष होगा। अगर शायद ये जवान में होते तो परिस्थिति कुछ और होता। तो आप पढ़ेंगे उनके बारे में। चर्चा मॉडर्न हिस्ट्री में भी। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना, ब्रिटिश का बहिष्कार, स्वदेशी आंदोलन को प्रगति किया। कहा 1904 में जो देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना था, ब्रिटिश का बहिष्कार, स्वदेशी आंदोलन को प्रगति किया। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए, ये जो गोल्डन था, गोल्डन ये अवार्ड है, गोल्डन लीग है, इसकी स्थापना कब और किन परिस्थिति में किया था? गोल्डन लीग की स्थापना 1904 ईस्वी में अंग्रेजों का जो बहिष्कार करने और स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से देवघर में किया जाता है इसकी स्थापना। भागलपुर में यह आंदोलन 1906 ईस्वी में शुरू होता है, जहां इसके समर्थक सुरेंद्र नाथ, क्योंकि आपको पता होगा ना कि स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किस परिस्थिति में हुआ था? वही हुआ था बंगाल विभाजन के। क्योंकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जब बंगाल का विभाजन हो रहा है तो कर्जन को कहते हैं कि आप बंगाल का विभाजन ना करके उड़ीसा से इसको अलग कर दीजिए, बिहार को अलग कर दीजिए, क्योंकि वो क्या हो जाता है? बंगाली हो जाता है, और ये होता। लेकिन जो बिहार को अलग करने से वो उस समय वो इस बात को मानने से कर्जन इनकार कर दिया कि हम उस तरह नहीं करेंगे, हम बंगाल का ही विभाजन करेंगे। तब क्या होता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी वहाँ से इसी को क्या करते हैं? धीरे धीरे बहिष्कार का विद्रोह करना लगता है, और वही बहिष्कार आंदोलन को वह उसको एक अच्छा मॉडल के रूप में स्वदेशी आंदोलन का क्या कर देते हैं? नाम देते हैं। और स्वदेशी आंदोलन वही तरह से, स्वदेशी माने अपने देश के बने हुए जो सामान था उनका उपयोग करने के लिए वह प्रबल बल देते हैं, धरना देते हैं, उसका बहिष्कार करते हैं विदेशी वस्तु। तो वही है, उसी का जो एक था, यह पटना में भी होता है, वह 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग में। और आपको ये पता होना चाहिए, स्वदेशी आंदोलन का जो व्याख्यान जो दिया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, अधिकांश जो समर्थक कॉलेज के छात्र थे। और बोला जाता पटना के एक नौबतपुर का एक निवासी था, तुलसी करके, तुलसी सिंह था, वह स्वदेशी आंदोलन से काफ़ी प्रभावित था। और 1908 ईस्वी में यही कौन, जो तुलसी सिंह था, 1908 में पटना में जोरदार भाषण दिया था इसी को लेकर। तो ये हम लोगों ने देखनी है, गोल्डन लीग कब, किन परिस्थिति में, किस तरह से सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में फिर भागलपुर पहुंचता है, और वहां पर अन्य समर्थकों के साथ स्वदेशी आंदोलन का व्याख्यान होता है। इसमें अधिक से अधिक संख्या में कौन होते हैं? कॉलेज के छात्र। 1857 बिहार हेराल्ड आरंभ हुआ था। देखिए, आज हम लोग समझते हैं ये पत्रकारिता का किस तरह से बिहार में उद्भव हुआ। तो 1875 में सबसे पहला जो मतलब इससे तो इंग्लिश अखबार था बिहार हेराल्ड, तो ये स्थापना किया गया 1875 में, किनके? गुरु प्रसाद सेन के द्वारा, बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार। अब आपके माइंड में उठा होगा अंग्रेजी अखबार, तो हिंदू कौन था? हिंदू भी था वह, उसका नाम देखिए ध्यान में नहीं आ रहा, ये कौन सा था? बिहार बंधु करके था, याद आ गया, वो 1874 में हुआ था। तो आइए हम लोग थोड़ा सा पत्रकारिता का इतिहास जानते हैं। 1875 ईस्वी में क्या क्या था? बिहार हेराल्ड का, जिसका जो कौन, गुरु प्रसाद सेन के नेतृत्व में, यही है बाबू गुरु प्रसाद सेन के नेतृत्व में किया जाता है। फिर उसके बाद यह बिहार का जो पृथक प्रांत बनाने की मांग को प्रस्तुत करने में जो सक्रिय भूमिका निभाते, वहीं पर एक बिहार टाइम्स होता है, द बिहारी का ही है या द बिहार टाइम्स, यही दो अखबार होता है जो बिहार को पृथक प्रांत करने में अहम भूमिका निभाता है। तो द बिहारी क्या होता है? जो बिहार के पृथक 1903 ईस्वी में साप्ताहिक रूप से इसका प्रकाशन होता है, किसका? बिहार टाइम्स का। तो बिहार टाइम्स का
1903 ईस्वी में साप्ताहिक रूप से, फिर 1906 ईस्वी में भागलपुर में इसे प्रकाशन होने के लिए क्या होता है कि बिहार न्यूज वहाँ से प्रकाशन होता है और उस बिहार न्यूज के साथ बिहार टाइम्स को मिला दिया जाता है और यही जब बिहार टाइम्स को बिहार न्यूज के साथ मिलाया जाता है द बिहारी जाने लगता है। वही 2017 में यह दैनिक रूप से प्रकाशन हो जाता है, फिर उसी साल उसका बंद हो जाता है, फिर उसी की जगह पर फिर द सर्च लाइट स्टार्ट होता है। अब द सर्च लाइट का जो संपादक होंगे सर सैयद जो होंगे संपादक सैयद हैदर हुसैन होंगे, तो यह भी ध्यान में रखिएगा। सर्च लाइट 1918 ईस्वी में, और कौन होंगे इसके संपादक? हैयद हुसैन होंगे। फिर 1930 ईस्वी में सर्च लाइट को दैनिक रूप से प्रकाशित किया जाता है और फिर इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रवादियों का प्रवक्ताओं का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर 1885 ईस्वी में इसको रोक दिया जाता है। तो इसे भी हम लोग समझेंगे। अब ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में देंगे, ये क्या सर्च लाइट था ना, जो सर्च लाइट था उसके बाद में एक और जो हुआ था, जैसे सर्च लाइट का संपादक है तो प्रश्न में कभी कभी होगा जैसे सर्च लाइट का संपादक सैयद हुसैन, तो सैयद हुसैन कुछ दिन तक संभालते हैं। मुख्य रूप से जो उनको संपादकीय करते हैं वह जो भूमिका उनकी रहती है, जैसे हो गया असह्य भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रवादियों के प्रवक्ताओं के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका लेगा, लेकिन उसके बाद फिर जो संभालते हैं वो होते हैं मुरली मोहन प्रसाद। उसके बाद मुरली मोहन प्रसाद भी इसकी संपादिकता करते हैं। तो कहीं कहीं प्रश्न में आपको सैयद हुसैन ने के मुरली मोहन दे दिया जाएगा, तो वह ध्यान में रखना, मुरली मोहन प्रसाद। तो ये उस तरह से होता है। फिर मुरली मनोहर उसको संपादिकता होते हैं, फिर 1918 में बंद ही हो जाता है। 1918 में स्टार्ट होता है, 1985 में ये भी बंद हो जाता है, 1930 में दैनिक प्रकाशन हुआ। अब इसके जगह पर द हिंदुस्तान टाइम्स होगा। फिर आप देखेंगे किस तरह से इसी समय फिर एक और असहयोग आंदोलन के दौरान एक और स्टार्ट हो जाता है। उस समय एक पत्र का ये मदरलैंड होता है, असहयोग आंदोलन के दौरान मदरलैंड का भी प्रकाशन होता है। और बाद में आप देखेंगे कि किस तरह से वह जो उसका प्रकाशन करते हैं मजरूल हक के द्वारा पटना से किया जाता है इसका प्रकाशन, लेकिन इस पर सरकार कड़ी आलोचना एवं उसे गैर कानूनी ठहराता है, मुकदमा भी चलाया जाता है, शीघ्र ही प्रकाशन इसको रोक दिया था। काफ़ी मतलब मुश्किल में मदरलैंड सामना करता है। फिर 1924 ईस्वी में बिहार के पहले भारतीय सीएम होते हैं जो द पटना टाइम्स का फिर स्टार्ट करते हैं। तो मदरलैंड का भी कहानी, वह सहयोग आंदोलन जब स्टार्ट होता है तो उस समय पटना से उसका प्रकाशन भी किया जाता है। नेक्स्ट, बिहार के प्रथम समेकित चेकपोस्ट तो वह हो जाएगा 2018 में समेकित चेकपोस्ट स्टार्ट किया गया था। तो थोड़ा सा पत्रकारिता वाला एक प्रश्न और भी ध्यान में रखेंगे, जो हम लोगों ने देखा कि 75 में तो बिहार हेराल्ड, उससे पहले एक बिहार बंधु के रूप में भी जाना लगता है। और पहला हिंदी दैनिक अखबार सर्व हितैषी होता है जो 1890 ईस्वी में होता है, स्टार्ट होता है। तो जो पहले जितने भी हुए थे वह दैनिक नहीं होते थे, दैनिक कुछ दिन बाद ही, जैसे हम लोगों ने क्या देखा, सर्च लाइट भी दैनिक बाद में हुआ। फिर जिस तरह से पहले बिहार टाइम्स हुआ, उसके बाद जब बिहारी के साथ मिला दिया गया तो बिहारी न्यूज़ के साथ तो द बिहारी कहलाया, फिर उसका 1906 में मिलाया गया, फिर 1917 ईस्वी से उसका दैनिक होता है। तो इस तरह से उन चीज़ों को भी हम लोगों ने समझा कि दैनिक कब प्रकाशन हुआ और साप्ताहिक कब हुआ। तो उसी तरह से जो पहला जो था हिंदी अखबार सर्व हितैषी, वो 1890 ईस्वी में क्या हुआ, वह दैनिक रूप से प्रकाशन हुआ था। लेकिन पहले जो था वह बिहार बंधु, तो वह भी ध्यान में रखिएगा 1874 में। और बिहार हेराल्ड के बारे में तो हम लोग जाने। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगली सीरीज में मिलते हैं, तब तक हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।